आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसे से जिस तरह से पब्लिक का ऑनलाइन प्रेज़ेंस बढ़ गया है, सोशल मीडिया पॉपुलर हो गया है, कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर रेगुलेशन मैकेनिज़्म ठीक ना होने की वजह से बदतमीज़ियाँ, बेहूदगियाँ बढ़ गई हैं। लोगों को परेशान करना और लोगों की इज़्ज़त के साथ खेलना, ये आम होता जा रहा है। हाल ही में बली बाई डील्स के जो है चंद सरगने पकड़े गए। इससे पहले सली डील्स के नाम से जो है एक जो है प्लेटफ़ॉर्म चलाया करता था। तो ये क्यों मुमकिन हो पा रहा है? इसको किस तरह से रोका जा सकता है? कौन इसके जो है ज़िम्मेदार हैं? इस ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान टोंक ज़िले से हमारे दोस्त जुड़े हैं जनाब मोहसिन रशीद टोंक। मोहसिन साहब आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, हाल ही में आपने सुना कि बुली बाई डील्स में जो है चंद इज़्ज़तदार ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ जो है खेलने की कोशिश की गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, अमजद भाई मैं बताना चाहूँगा कि पूरी तरह गवर्नमेंट का फेलियर है, पूरी तरह हमारे सिस्टम का फेलियर है। जी, जो ये पहला मामला नहीं है, अगर ये पहला मामला होता, तो हम गवर्नमेंट को लिबर्टी दे सकते थे, कानून व्यवस्था को, पुलिस को लिबर्टी दे सकते थे कि भई पहली बार ऐसा हुआ है। अभी कुछ 6-7 हुँ, महीने पहले एक सुल्ली डील्स करके एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें मुस्लिम औरतों की नीलामी की गई थी। तो हुँ, 6 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद 21 में एक इंसिडेंट हुआ और 2022 के स्टार्टिंग में एक और इंसिडेंट हो गया। तो हुँ, ये सरासर गवर्नमेंट का फेलियर है, सरासर हमारे कानून का फेलियर है। तो हुँ, इसमें पूरी ज़िम्मेदारी इस मुल्क के उन ऑफिशियल्स की है, उन लीडर्स की है जो इस कंट्री को रूल कर रहे हैं। जी। आपने बताया कि ये गवर्नमेंट फेलियर है। हालाँकि हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर या गवर्नमेंट फेलियर कहने के बजाय क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की पुष्टपनाही के साथ हो रहा है? देखिए मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में इंडिया के आईआईटियंस का आईटी सेक्टर में इंडिया का लोहा माना जाता है। जी। तो मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का फेलियर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको पकड़ना नहीं चाहती। हुँ, अगर हम एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को हुँ, रेगुलेट करेंगे, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट करेंगे, दूसरी तरफ हम हमारे मुल्क की माँओं-बहनों की बोली लगाने वाली ऐप को सुल्ली डील्स आई थी आई थिंक जून-जुलाई 2021 में। हुँ, जब से और दिसंबर, जनवरी 2022 चल रहा है, अभी तक हम उसके एक भी उसके क्रिएटर को पकड़ नहीं पाए हैं। और हुँ, दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र पुलिस ने, जब मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया, उद्धव ठाकरे जी ने जब एक्शन लेना चाहा, तो मुश्किल से 7-8 दिन में सबको पकड़ के और आज पुलिस कस्टडी में है सब के सब। तो हुँ, असल में ये गवर्नमेंट की ज़हनियत की कमी है। वो हुँ, ये देखते हैं कि अगर कोई क्राइम मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो उसे लेट गो करते हैं कि हाँ, इसे तो होने दीजिए। हुँ, बाकी और कोई क्राइम होता है, अगर कोई मुसलमान क्राइम नहीं भी करे, तो उसे इसलिए पकड़ लिया जाता है कि ये क्राइम करता। मुनव्वर फारूकी को जो अरेस्ट किया गया था कॉमेडियन को, हुँ, उनको बेसिस पे अरेस्ट किया गया था कि ये उस शो में जाते तो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते। हुँ, तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा हो गई थी पुलिस और पुलिस ने ये पहले से ये जान लिया था कि मुनव्वर फारूकी क्या करते, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया था। तो हुँ, बात ये है कि बात इंटेंशन की है, बात आपकी विल की है। अगर इस गवर्नमेंट का जहाँ पर भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनको क्लियरली मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन है कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है, उनका नुकसान है, तो उसमें आँखें बंद कर लीजिए। हाँ, अगर मुसलमान को कैसे भी दबोच सकते हैं, कैसे भी फँसा सकते हैं, उसे हुँ, पकड़ लीजिए। हुँ। नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जब से उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, फिर सेकंड टर्म में सबका विश्वास भी ऐड कर दिया गया है। विश्वास तो बहुत दूर की बात है, सबका साथ देने का जो नारा था, क्या वो खोखला साबित नहीं हो रहा है? देखिए, वो आप नारा छोड़िए, वो एज़ ए प्राइम मिनिस्टर खोखले साबित हो रहे हैं। हुँ, और आप एज़ ए होल आप देखें, आप कंट्री के लिए देखें, चलिए मुसलमानों को तो आप मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, आपकी पॉलिसी ये है कि आप मुसलमानों को मार के सत्ता में आए हैं और मुसलमानों को मार के आप सत्ता में रहेंगे और एक बहुत बड़ा एक जंग है जाहिलों का
जो हिंदू मुस्लिम एनिमिटी को बढ़ा के और सोचता है कि हमने इस देश को आगे बढ़ा दिया। आप इस बात को तो छोड़ दीजिए, हम नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर वो खोखले साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ वो कह रहे थे, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो वो कहते थे कि चाइना को ऐसे सबक सबक सिखाना चाहिए, वैसे सबक सिखाना चाहिए। दूसरी तरफ आज चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस के एक पुल बना रहा है, उसपे न्यू ईयर पे वो वहां पे अपना झंडा फहरा के फोटोज अपलोड कर रहा है। उसने पूरा एक गांव बसा दिया गलवान वैली में, गलवान वैली पे कब्जा कर लिया। उस पे ही वो खोखले हैं, वो अपने देश को बचाने के अंदर खोखले हैं। वो पंजाब में जाते हैं एक जगह एक रैली एड्रेस करने, और वहां पे लोग नहीं होते तो एक 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 नेशन का, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं बाई रोड जा रहा था और मुझे रोक लिया गया और मेरी जान को खतरा था, मैं बच के वापस आ गया, सीएम चन्नी को शुक्रिया अदा कर देना। ये खोखलापन नहीं तो क्या है? नरेंद्र मोदी जी का जो रूट था वो हेलीकॉप्टर से जाने का था। अचानक से उस रूट को उन्हें अपना खोखलापन दिखाना था। उन्हें जो उनकी मेंटालिटी है कि हर चीज में उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, वो कर कुछ नहीं सकते। तो वो एज ए पीएम खोखले हैं, एज एन इंडियन खोखले हैं। यहाँ तो हमारी, जहां मुसलमानों पे हमले की बात है, तो उनकी तो पॉलिसी ही ये है, सबका साथ सबका विकास कह देने से ऐसा थोड़ी होता है। आज आप दलितों पे देखिए कितने हमले हो रहे हैं। चलिए हम तो फिर भी मुसलमान हैं, दलित तो हिंदू ही हैं। दलितों पे हमले हो रहे हैं, दलितों को मारा जा रहा है, वो दलितों का साथ नहीं दे पा रहे, वो किसानों का साथ नहीं दे पा रहे, वो सेना का साथ नहीं दे पा रहे, वो हर तरीके से खोखले हैं। दलितों पर हमला, किसानों पर हमला। रवीश कुमार साहब ने बहुत अरसा पहले बता दिया था कि तुम ये जो नौजवान बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, एक मखसूस तबके को परेशान करने के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो वो बच्चे आगे जाकर आतंकी बनेंगे, दंगाई बनेंगे। आज वो साबित होता नज़र आ रहा है। नौजवान 21 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे जो है, इतने बड़े घिनौने जराइम में मुलविस हो रहे हैं। अब इनका फ्यूचर क्या होगा? देखिए इनका फ्यूचर वही है जो इस कंट्री का पीएम और उनके बड़े, उनके माँ बाप उन्हें बनाना चाहते हैं। मेरा बच्चा किसी को गाली इसलिए नहीं बकता क्योंकि मेरे मेरे घर की तहजीब वो है। मैं तू तड़ाके से नहीं बोलता क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश में सिखाया ये गया है। तो बात ये है कि एक पीएम डिसाइड नहीं करेगा कि आपके बच्चे क्या बनेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे क्या बनेंगे। तो ठीक है, उन बच्चों के माँ बाप ने उन्हें नफरत परोसने दी। हमारे घर में 10 तरीके का कंटेंट आता है, लेकिन हम पोर्न वीडियोस अपने घर में तो नहीं देखने देते। हम जो ज़हर उगलने वाली बातें होती हैं, वो अपने बच्चों को तो नहीं देखने देते। तो ये उन माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, उन परवरिश करने वालों की ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज़ें उन बच्चों तक क्यों पहुँचने दी? अपने बच्चों पे कंट्रोल क्यों नहीं रखा? पीएम तो आपको पता है कि 2002 से लेके 2022 तक नफ़रत ही परोसता हुआ आया है। तो जब आपको ये पता है तो आपको बचाना चाहिए था। आप एक बच्चे को एक नशेड़ी की सोहबत में छोड़ेंगे तो वो नशा करना सीख ही जाएगा, कब तक बचेगा? 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे जब ऐसे गंदे माहौल में रहेंगे, तो वो यही सीखेंगे। आपने क्यों नहीं रोका जब वो छोटा-सा नेकर पहन के किसी शाखा में जा रहा था? आपने क्यों नहीं रोका जब वो आतंकवादी टाइप संगठनों के लड़कों के साथ रह रहा था? जब वो किसी धर्म के लिए गंदी बातें लिख रहा था? जब वो किसी धर्म के लिए होने वाली गंदी मीटिंग्स में साथ दे रहा था? आपने उस वक़्त उन लड़कों को क्यों नहीं रोका? ये बात उनके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी थी। जो करेंगे वो भुगतेंगे। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। मोहसिन साहब, होता ये है कि जब किसी भी गलत किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, तो शुरू में तो वो लड़का वो या फिर वो लड़की जो भी है, आजकल लड़कियां भी जो है इसमें मुलविस हो रही हैं, तो ऐसे लोग दूसरे लोगों को जिन्हें अपना दुश्मन समझते हैं उनको टारगेट करते हैं। बाद में ये आदी हो जाते हैं तो फिर वापस अपने लोगों पर भी पलटते हैं। वो ओवरऑल औरतों की इज्जत नहीं करने वाले बन के उभरेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज चलिए आपने उन्हें एक हथियार बना लिया मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन एक क्रिमिनल मेंटालिटी सबके लिए क्रिमिनल मेंटालिटी होती है। हुँ। वो जब मुसलमानों से उनका वास्ता नहीं रहेगा या मुसलमानों का वो अपनी भड़ास मुसलमानों पे नहीं निकाल पाएँगे, तो वो दूसरे लोग ढूँढेंगे, वो दलित ढूँढेंगे, वो एससी के लोग ढूँढेंगे, वो अपने से छोटे समझने वाले लोग ढूँढेंगे, या
वो अपनी ही कास्ट के उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनसे उनकी नहीं निपटती होगी। भाई मुसलमान लड़की ने, मान लीजिए जिन लड़कियों के उन्होंने फोटोज अपलोड किए, उनका क्या बिगाड़ा था? उनके अंदर वो चीज पैदा कर दी गई। आपके अंदर अगर आपकी जहनियत में गालियां बकने को, आपकी परवरिश में गालियां बकने को डाल दिया जाएगा, तो सबको गालियां बकेंगे, एक दिन अपने बाप को भी बक देंगे। तो बात ये है कि उनके अंदर ये चीज पैदा कर दी गई है मुसलमानों को टारगेट कराने के लिए, कि तुम कैसे भी करके इनको, इनकी इज्जत के साथ खेलो। वो आज ठीक है, आज उन्होंने उन अनजान मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि यार ये मुसलमानों की आवाज उठाती हैं, इनका गला दबा देना चाहिए, इनकी आवाज दबा देना चाहिए, इनको इतना हैरेस करो कि ये आवाज उठाना छोड़ दें। आज ये मुसलमानों पे है, मैं मानता हूं। कल को जो दूसरा आदमी इन्हीं के मजहब का इनके खिलाफ बोलेगा, ये उसके साथ भी, उसकी बहन बेटियों के साथ भी, उसकी घर की औरतों के साथ भी यही करेंगे। तो ये एक मटेरियल बना दिया गया है। इस गवर्नमेंट ने यही तो काम किया है कि छोटे छोटे बच्चों को, 18, 19, 20, 21 साल के लड़के लड़कियों को एक क्रिमिनल मेंटालिटी में तब्दील कर दिया। वो कैसे भी करके बस अपनी अपनी गंदगी उगलना चाहते हैं, तो उन्होंने वही कोशिश की। तो इससे कोई बचेगा नहीं। एक आदमी को अच्छा लगता है कि मेरा जो बेटा है वो मोहल्ले का दादा है, शहर का दादा है। उसे बुरा जब लगता है जब वो शहर का या मोहल्ले का दादा उसी के सगे भाई को गालियां बक देता है, उसी के बाप को गालियां बक देता है, उसी की बहन को गालियां बक के और मारने खड़ा हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि ये गुंडा जो है ये सबके लिए गुंडा है। ऐसा नहीं होता कि हुँ, मिर्ची आप खाएंगे तो आपको मिर्ची लगेगी और मैं खाऊंगा तो नहीं लगेगी। मिर्च सबके लिए मिर्च है। हुँ। ये जहर सबके लिए जहर है और ये उगलेंगे, आप देखिएगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने, गुंडा सबके लिए गुंडा होता है और जब दूसरों पे गुंडागर्दी करने की आदत जब पड़ जाती है, तो वो पलटकर खुद अपने लोगों पर भी गुंडागर्दी जो है जताता है। एक और बात आपने बड़ी अहम की है कि मौजूदा हुकूमत में औरत को एक कमोडिटी बना दिया, एक मटीरियल बना दिया गया है। ये इंतहाई अफ़सोस की बात है। ऐसे मुल्क में जहाँ पे देवी-देवताओं में बहुत सारी अ, औरतों की पूजा की जाती है और औरत को देवी माना जाता है, तो ये सिर्फ़ टोकनिज़्म रह बनकर रह गया, सिंबोलिज़्म बनकर रह गया है। अब तो ये हो रहा है कि औरत की हर जगह इज़्ज़त उछाली जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हम बड़े औरतों के खैर-ख्वाह हैं, हमने वो ये क़ानून ला दिया, वो क़ानून ला दिया, फलाँ-फलाँ कम्युनिटी की औरतों को महफ़ूज़ कर दिया। हालाँकि वो औरतों के इंटरेस्ट के खिलाफ में उन्होंने काम किया है वो क़वानीन लाकर। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि जी, जैसे स्वरा भास्कर हैं, वो तो हिंदू ही हैं। बिल्कुल, उनको किस लिए उनके साथ बदतमीजी की जाती है? तो ये सबके लिए यही रूल अप्लाई होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सिली डील्स जो था, ये बुली बाय डील्स है, इसमें होता क्या है आखिर? इसका मकसद क्या है? देखिए, इसमें होने का तो मकसद ये है, देखिए जो बनाने वालों की मेंटालिटी है, उसके पीछे सिर्फ़ बात ये है कि मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ और मुझे मेरी आवाज़ उठाने से बहुत सारे लोगों को परेशानी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, "भई तुम ही क्यों बोलते हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलने की?" ऐसे ही तो मेरे ऊपर तो फिर हो सकता है कि मुझे कभी-कभी थ्रेट्स के लेटर्स आ जाते हैं, कभी-कभार मेरी जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं, उनके नट्स खुले हुए मिल जाते हैं मुझे। तो मेरे साथ तो ये अटैक कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां जब इस मेजर पे, इस जगह पर आके ऐसे प्लेटफॉर्म से जब हक की आवाज उठाती हैं, जब इन लोगों के खिलाफ जो ये गंदगी कर रहे हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट गंदगी कर रही है, उसके खिलाफ जब ये लड़कियां आवाज उठाती हैं, तो ये लड़कियों को मारने नहीं जा सकते, क्योंकि उस दायरे में पहुंचना बहुत मुश्किल है। मार के फिर भी देंगे अगर इन्हें मौका मिलेगा तो। जैसे कि आपने देखा कि राम भक्त गोपाल पैदा हो गए, कपिल गुर्जर पैदा हो गए जो बंदूकें हिलाते हुए अंदर घुस गए थे। तो ये वही ब्रीड है। तो ये लोग, क्योंकि उन लड़कियों तक इनकी अप्रोच नहीं है। ये लोग यूपी, बिहार, उत्तराखंड, असम इन जगहों के हैं। जिन लड़कियों को इन्होंने टारगेट किया वो नॉर्थ इंडिया के तरफ की हैं या साउथ की भी बहुत हैं, लेकिन इनकी अप्रोच नहीं है उन लड़कियों तक। तो ये उन लड़कियों को डराएं कैसे? ये खेल सारा डराने का है, खामोश कर देने का है, आपकी आवाज बंद कर देने का है। एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इज्जत होती है। तो ये उस इज्जत पे हमला कर रहे हैं। ये उन्हें थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसे बोलोगी, अगर तुम ऐसे ही हमारे खिलाफ बोलोगी, उस बात के लिए बोलोगी जिसे हम नहीं मानते, तो हम तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर देंगे। इन्होंने एक फोटो नीलाम नहीं किया। इन्होंने हुँ, उन लड़कियों की आइडेंटिटीज, उनके ट्विटर अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट सब एप्लीकेशन पे डाल के
मैं आपको बताता हूँ कि उसमें होता क्या है। सुल्ली डील्स में हुआ ये कि इन्होंने कुछ मुसलमान औरतों को, मुसलमान लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जो एक्टिविज्म में थी और जो गलत इस मुल्क में हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। इन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका ट्विटर अकाउंट, उनका इंस्टा अकाउंट, उनकी एफबी आईडी और जहां तक हो सका उनका मोबाइल नंबर वो अपनी ऐप पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद इन्होंने एक नीलामी चालू कर दी कि उसमें आता था सुल्ली डील ऑफ द डे। उसमें एक लड़की का फोटो आता था और फिर आप और मैं ऐसे बहुत सारे देशभक्त बैठ के उस पर बोली लगाते थे कि इस लड़की को हम खरीदना चाहते हैं। वो आपस में बोलियां लगाते थे और फिर वो बता देते थे कि हाँ ये इतने में बिक गई। बात आइडेंटिटी को बेचने की है, बात उसको जलील करने की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बात उसकी इज्जत को नीलाम करने की है। जब उस प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ हुआ तो उस प्लेटफॉर्म सुल्ली डील्स को बैन कर दिया गया। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ने भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ एफआईआर दर्ज करके बैठ गए और एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। उसका इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी। जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर एक और ब्रीड को मौका मिला कि चलो यार कुछ भी नहीं होता, अपन भी एक ऐप बना देते हैं। इनका मकसद था मुसलमानों और सिखों में क्लैश कराना। इनका मकसद था मुस्लिम और सिख दंगे कराना। ये बात बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे। इनका मकसद खाली मुस्लिम औरतों को टारगेट करना नहीं था, इनका मकसद मुस्लिम और सिख दंगे कराना था। क्योंकि इन्होंने उस जो आईडी से, जिस आईडी से इन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, उसको खालसा फोर्स वॉरियर करके एक सिख लुक दिया, एप्लीकेशन को सिख लुक दिया कि लोगों को लगे कि ये सरदारों का काम है। फिर आपके घर की औरतों के अगर आपको फोटो ऐप पे दिखेंगे और आपको लगेगा कि ये किसी सरदार ने किया है तो ऑब्वियसली हमारे दिल में उसके लिए नफरत आएगी। लेकिन मैं इस चीज को बहुत जल्दी समझ गया था कि सरदारों का ये काम नहीं हो सकता। सरदार इतने नीचे कभी गिर ही नहीं सकते। ज्यादातर जो कम्युनिटीज हैं, मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो लोग इतने नीचे गिर ही नहीं सकते। ये काम सिर्फ एक मेंटालिटी के लोगों का है जो कई सालों से ये कोशिश करते हुए आ रहे हैं। तो हमने लोगों से अपील की थी, मुसलमानों से हमने काफी अपील की थी कि आप बिल्कुल ये नहीं समझें कि ये काम किसी सरदार का होगा। हमने पकड़ में आने से पहले लोगों से अपील की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बात सही भी निकली कि इसमें सरदार का किसी का कोई रोल भी नहीं था। तो ये हिंदू, वो मुस्लिम और सिख क्लैश कराना चाहते थे, दंगे कराना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई थी। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन तो नहीं होता ना? देखिए, इसमें इन्होंने पैसा कमाने के लिए ये नहीं किया था। हो सकता है कि इन्हें पैसा कहीं से मिला हो। अच्छा। ये जो लड़के हैं ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। एक लड़की है वो 12th पास है, वो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। एक लड़का असम का है, एक भोपाल में पढ़ रहा था, जो बिश्नोई जो है, जो जिसने इसको बनाया है, वो भोपाल में पढ़ रहा था। तो अगर ये चीज़ खुल जाती पहले, आप सोचिए कि कितना गलत हो सकता था। अगर ये बात बिश्नोई पुलिस के पकड़ में आने से पहले किसी उस लड़की के घर वालों के, खानदान वालों को पता चल जाता है कि ये बिश्नोई ने बनाई है, तो क्या ये दंगों की आग में नहीं झुक जाता? क्या विशाल झा का पुलिस के पकड़ में आने से पहले मुस्लिम लड़कों को पता चल जाता है कि ये विशाल झा मुस्लिम लड़कियों की नीलामी कर रहा है, तो क्या दंगे नहीं हो जाते? इनका मकसद दंगे कराना था, मुस्लिम और सिख। मॉनिटरी बेनिफिट इनका मकसद एप्लीकेशन से तो नहीं था। हाँ, हो सकता है इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए एक कोडिंग की जरूरत होती है, एक अच्छे प्रोफेशनल टेक्नीशियन की जरूरत होती है जो कोड करे, जो डिजाइन करे, जो इन चीजों को अपलोड करे। तो ये आसान काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि दो ठीक, तीन आदमी यूं ही कर दें, अनप्रोफेशनल लोग कर दें। ठीक। तो और लड़के आईटी के लड़के हैं, आईटी के लड़के नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग के लड़के हैं। तो उन्होंने किसी न किसी को हायर किया होगा, तो पैसे तो इन्हें कहीं ना कहीं से मिला है, ये तय बात है। ठीक है। अब ये एक और घिनौनी बात सामने आ रही है कि चंद सेलिब्रिटी लोग ऐसे मुजरिमों को माफ़ करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने भी कहा है। देखिए, अपना अपना नजरिया है अमजद साहब। मैं एक बात मानता हूं कि अगर माफ करने का हक किसी को है तो वो उन लड़कियों को है जिनकी फोटोज अपलोड की गई हैं। मोहसिन रशीद या अमजद अली कोई नहीं होते, या जावेद अख्तर कोई नहीं होते ये कहने वाले कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। एक सिर्फ एक जगह पर आके
मैं इस माफी के पर्सपेक्टिव पे सोच सकता हूं कि जो एक बात अभी तो मीडिया में चलाई जा रही है कि वो जो लड़की है, वो 18 साल की लड़की है, श्वेता सिंह, जो उत्तराखंड के रुद्रपुर से है। तो वो 18 साल की लड़की है, उसके बाप का इंतकाल हो गया था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था कैंसर से, बाप का इंतकाल हो गया था कोविड से। 3 बहनें, 3 बहनों में बीच की वो लड़की है और सबसे छोटा भाई है। तो मैं ये मान सकता हूं कि भाई चलिए, उस बच्ची का ना बाप था ना माँ थी, तो सर पे देखने वाला कौन होगा? तो आप 1% ये सोच सकते हैं कि उस बच्चे के साथ नरमाई का सुलूक किया जा सकता है। ये मेरी राय है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे माफ कर देना चाहिए। मैं ये सोचता हूं कि अगर 17-18 साल की एक लड़की जिसके माँ-बाप नहीं है, जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि ये ज़िम्मेदारी माँ-बाप की है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। उस बच्ची हुँ, के कोई ना माँ है ना बाप है। तो इस बात की लिबर्टी उसे देके, अगर वो लड़की है जिनकी फोटोज़ अपलोड की गई हैं, वो उसकी बड़ी बन के उसे समझा के वो उनसे माफी मांगे, उसके भाई बहन उनको समझाएं कि इससे गलती हो गई। तो ये हक उन लड़कियों का है जिनकी फोटो अपलोड की गई थी। जावेद अख्तर या मोहसिन रशीद कोई नहीं होते ये कहने वाले कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। और ठीक, उस लड़की के अलावा जिसके माँ बाप नहीं है, उसके अलावा इन तीनों को इस दुनिया की, हिस्ट्री की, तारीख की सबसे कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के सर पे माँ बाप भी हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके लिए ये फन था, उनके हुँ, लिए एंजॉयमेंट था, उनके लिए मेरी बहन की इज्जत एंजॉयमेंट की चीज है, टाइम पास की चीज है। तो हुँ। उस किसी भी कीमत पे मैं इसे काबिल माफी नहीं मानूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस बच्ची को माफ करने का हक ना आपका है ना मेरा है। उसके जी, लिए वो लड़कियां फैसला करेंगी जिनकी आईडीज अपलोड की गई हैं। मैं कोई नहीं होता, आप कोई नहीं होते, जावेद अख्तर कोई नहीं होते माफी का कहने वाले। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद टोंक, जो टोंक ज़िले से, राजस्थान से हमसे जुड़े थे और ये सिली डील्स और बुलिबाई डील्स के बारे में बता रहे थे और किस तरह से हुकूमत इसमें ज़िम्मेदार है। ऐसे जो है एक के बाद एक वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, तो ऐसे वाक़यात रिपीट होने के पीछे हुकूमत या तो जो है आँख मूंदे हुए है या फिर हुकूमत की पुश्तपनाही है। बहरहाल जो भी हो, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत में औरत को एक कमोडिटी की तरह बनाकर पेश किया जा रहा है। चाहे वो किसी भी मज़हब की औरत हो, औरत औरत है, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखना ये है कि ये सारे मामला सामने आने के बाद पुलिस भी गिरफ्तारियाँ अमल में ला रही है। हुकूमत प्रोएक्टिव कब होती है? जब तक हुकूमत और जो है ये साइबर क्राइम की इंटेलिजेंस प्रोएक्टिव नहीं होती, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।